वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का नेक्स्ट क्लास कवर करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th है। इससे पहले की 6 क्लासेज अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आपको पता होगा जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक आती है उसमें नोट्स जरूर रहता है। शुरू में रिविजन नोट्स रहते हैं और नोट्स में वही चीजें लिखी होती हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहले हम बुक की नोट्स कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हमेशा की तरह। आई होप कि आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं एक एक कमेंट जरूर करें। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने 6 क्लासेज पुरानी नहीं देखी हैं बायोलॉजी की तो जरूर से देख लें। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी की 10-10 घंटे की मैराथन वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो क्विक रिवीजन के लिए जरूर से उन्हें देख लें। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा द जीएस सॉल्वर का। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आप लाइक कर चुके होंगे। कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं, तो फिजिक्स में सेल बैटरी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल का मतलब कोशिका से है। सबसे पहले देखिए कि कोशिका होता क्या है, और ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं। रेलवे का फेवरेट सवाल रहा है यह, और इस बार तो 70वीं बीपीएससी में भी इसे पूछा गया। क्वेश्चन आसान है, लेकिन चूंकि बीपीएससी जैसे पेपर में आ रहा है तो आप समझिए कि ये आगे भी पूछा जा सकता है। इट में भी कि इसमें थोड़ा कम या ज्यादा या इधर उधर करके पूछा जाए, लेकिन टॉपिक तो यही है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले कोशिका होता क्या है। कोशिका की परिभाषा होती है दोस्तों, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले इकाई का मतलब समझिए। इकाई का मतलब होता है यूनिट, जिससे मिलके कोई चीज बना होता है। जैसे मैं बोलूं कि देखो मेरे पास 10 केजी आलू हैं, तो 10 केजी में केजी क्या है, यूनिट। यानी कि ऐसे एक एक केजी करके 10 केजी मिल करके उतना आलू बना है। या मान लो मैं एक दीवार की बात करूं, और दीवार अगर 100 ईंटों से मिलके बना है तो हर एक ईंट को हम क्या बोलेंगे, इकाई। यानी कि यहाँ पर जो यूनिट है या संरचनात्मक जो इकाई है वो ईंट है, क्योंकि एक समान कई सारी ईंटों से वो दीवार बना है। तो वैसे ही जो जीवधारी यानी जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनके जो शरीर होते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही इकाई कौन है, कोशिका। तो सीधा भाषा में समझिए कि कोशिका होता क्या है। किसी भी सजीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसकी कोशिका कहलाती है उस सजीव के लिए। अब देखिए, इसे प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है इसमें, यानी कि ये अपना निर्माण खुद कर सकता है। इसको स्वतः जनन बोलेंगे। कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो है, ये स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। और ये याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, स्लाइडेन एवं स्वान। आगे हम बात करें कि इस जो कोशिका सिद्धांत है इसमें क्या बताया गया इनके द्वारा। देखिए, कोशिका सिद्धांत को जानने से पहले आप कोशिका की प्रकार को जानिए। जीवधारियों में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब ध्यान दीजिए, पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, और खासकर इसमें अंतर से रिलेटेड कोई चीजें पूछी जाती हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। और जबकि यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें प्रमुख जो एक कोशिकांग है, यानी कोशिका का एक प्रमुख अंग है केंद्रक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना तो केंद्रक मौजूद होता है, ना ही केंद्रक कला, ना ही केंद्रिका और ना ही कला युक्त कोई कोशिकांग। ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, यानी कि राइबोसोम हालांकि यूकैरियोटिक में भी रहता है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। खासकर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी एक ही प्रकार की कोशिका से बने हुए जीव होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। अब देखिए, आपके मन में डाउट होगा
कि आपने ये कह दिया कि केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कला युक्त कोशिकांग, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है क्या? तो ये क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। पहले ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें कोशिकांग ही है, यानी कि कोशिका की ये अलग अलग अंगों के नाम हैं। एक कोशिका में जो जो चीजें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार का जो उसमें पदार्थ है या फिर सेंटर है या उसके अलग-अलग जो पार्ट्स होते हैं, उसको अलग-अलग नाम दिया गया है और उसी को कोशिकांग बोलते हैं, चूँकि इनका हर एक का अलग-अलग काम भी होता है। तो अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये कोशिकाएँ पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, इनमें एक केंद्रक होता है, फिर केंद्रिका होता है, कलायुक्त कोशिकांग भी होता है, ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन वहाँ अनुपस्थित थी, यानी कि नहीं पाई जाती थी। इस प्रकार की कोशिकाएँ पेड़-पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती हैं। पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका, फिर जंतु कोशिका, इन दोनों में कई सारे अंतर पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग होती हैं। दोनों में कई सारी भिन्नताएँ पाई जाती हैं, कुछ समानताएँ भी होती हैं, क्योंकि इसकी बाहरी या फिर कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहलाता है, जो कि केवल हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। कि अगर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे प्रमुख अंतर की बात करें, तो वो होता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। एक तरह से कोशिका का बाहरी दीवार समझिए। कोशिका के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, वो एक बाहरी वॉल यानी दीवार द्वारा घिरा होता है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पौधों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। जंतुओं की कोशिकाओं या फिर मनुष्यों की कोशिकाओं में ये चीज नहीं पाया जाता है और ये सेलुलोज से बना होता है, कड़ा होता है। अब देखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अभाव इन द सेंस कि ये उपस्थित नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है और जबकि हरित लवक जो है वो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, आपको पता होगा हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है और जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सारे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिका होती है उसमें हरित लवक उपस्थित होता है। जबकि मनुष्यों या फिर पौधों को छोड़ दें तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली की। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। अब अर्धपारगम्य का मतलब क्या है? अर्धपारगम्य का मतलब है जो सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ चीजें उसको पार कर सकती हैं। मान लो ये मैं बना दिया कि ये वो झिल्ली है और इसके अंदर कोशिका के अलग-अलग कोशिकांग मौजूद हैं। तो अब देखिए, चूंकि ये शरीर के अंदर है और कोशिका के अंदर जो अंग हैं उनको भी काम करने के लिए किसी न किसी रूप में एनर्जी चाहिए। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कोशिका से बाहर निकलती हैं और कुछ चीजें उसके अंदर प्रवेश करती हैं। तो अब ये बात आता है कि कोशिका से बाहर क्या चीज आएगा और उसके अंदर क्या चीज जाएगा, ये फिक्स करना, ये देख रेख करना किसका काम है? ये कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है, जो जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेर के रखती है। अब चूंकि इसमें कुछ चीजें इसके आर पार आ जा सकती हैं, इसीलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है, यानी कि आधा पारगम्य, यानी कि जिसके आधा पार जाया जा सके, आसान भाषा में आप समझे तो इसीलिए इसमें कुछ चीजें एंटर कर सकती हैं और कुछ चीजें जो कोशिका के लिए हानिकारक होती हैं वो एंटर नहीं कर पाती हैं इसमें। और ये बाहर से अंदर जाने के लिए भी है और अंदर से बाहर आने के लिए भी ये सेम चीज लागू होता है। अब देखिए, रॉबर्टसन, इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की। क्या अवधारणा प्रस्तुत की? उसके अनुसार देखिएगा कि कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी जो परतें होती हैं वो प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती हैं। यानी कोशिका की बाहर का और अंदर का जो परत होता है वो प्रोटीन द्वारा बनेगा, लेकिन उसके अंदर का जो मिडिल एरिया है या मध्य परत है, मिडिल लेयर जो है, ये किसका बना होता है? लिपिड का। वर्तमान में सिंगर एवं निकोलसन, इन्होंने 1972 में अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिनके बीच में कुछ प्रोटीन भी होती हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करने में अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और
राइबोसोम दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक अंतःद्रव्यी जालिका, देखिए कई जगह अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी लिखा जाता है, तो एक द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं, यानी उसके ऊपर अगर ये अंतःद्रव्य जालिका है तो इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे चिपके रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं, यानी कि ये जो राइबोसोम मैं डॉट डॉट बता रहा हूँ, इसी के यहाँ या इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट्री यानी जहाँ उसका निर्माण होता हो। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग हैं। तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है यानी कोशिका का एक अंग है, ये जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ दीजिए तो लगभग जितने भी सजीव प्राणी बचते हैं, उन सभी के कोशिका द्रव्य में यह बिखरा हुआ रहता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यानी कि जो श्वसन का कार्य है, ये किसी भी जीव के जो जीवित कोशिका होती है, उसके कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य के अलावे और किस कोशिका के अंग में श्वसन की क्रिया पॉसिबल है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर देखिएगा कि श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव्य में और बाकी की क्रियाएं जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और चूंकि अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जब श्वसन की आप भी देखिएगा, जब हम लोग भी सांस लेते हैं तो सांस लेने का जो आखिरी चरण होता है, लास्ट स्टेज, उसके बाद ही एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ भी वही बात है, प्रारंभिक चरण यानी कि स्टार्टिंग जो भी प्रोसेस होता है श्वसन से रिलेटेड वो कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और लास्ट प्रोसेस के बाद ही इसमें मैक्सिमम ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए चूंकि एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। पावर हाउस या शक्ति गृह या ऊर्जा गृह क्यों? क्योंकि ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन यहाँ लिखा है तो वही बात हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद, यानी कि कोशिकीय श्वसन में जो अधिकतम एटीपी यानी कि अधिकतम एटीपी का उत्पादन करता है, उस पद को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि क्रेब्स चक्र होता कहाँ है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस चक्र की खोज हेंस क्रैब ने 1937 में की थी और क्रैब के नाम पर ही इसका नाम क्रेब्स चक्र रखा गया है। आगे देखिएगा, अब क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट जो कि केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इस क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, यानी ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण पौधे का रंग जो होता है, पौधे की पत्तियों का रंग वो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। आगे देखिएगा, गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम खोज जो किया, अन्वेषण किया, वो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा कार्य होता है इसमें, उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग कहते हैं। इसका कार्य, इसमें बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं और ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने के बाद, यानी लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है, जैसे ये लाइसोसोम है तो इसकी बाहरी झिल्ली जब फट जाती है तो इसके अंदर के एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम ये बाहर आ जाते हैं एंजाइम, और बाहर आने के बाद कोशिका के सभी घटकों को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अब पार्ट्स बचते हैं, पुर्जे बचते हैं, उन सभी को ये पचा जाते हैं एंजाइम। पचाने का मतलब कि अपघटित कर देते हैं, उसके बाद वो नहीं रह जाता है। तो अपघटित करने का मतलब कि सबको समाप्त कर देना, और इसीलिए इसको आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि ये सबको पचा जाता है, समा लेता है। अब देखिएगा,
केंद्रक की खोज, केंद्रक के बारे में बात करते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि कोशिका का नियंत्रण लगभग इसी के अंदर से होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है, यानी कि पिता के लक्षणों को उसके संतान में भेजना, पेरेंट्स के लक्षणों को। फिर देखिएगा डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिसर, ध्यान दीजिएगा, डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिसर ने 1869 में की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। आपको याद होगा 64वीं बीपीएससी के प्री में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि डीएनए का खोज किसने दिया था, किसने किया था, और उसमें वाटसन और क्रिक ऑप्शन लगाने पर गलत हो गया था, क्योंकि डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का खोज इन्होंने किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, न कि डीएनए का खोज किया था। डीएनए का खोज किसने किया? फ्रीडरिक मिसर ने 1869 में। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। कौन? डीएनए। यह नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। तो डीएनए 3 जगह पर हो गया, एक तो न्यूक्लियस में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा हरित लवक में। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया इत्यादि। अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो अवकलीय पारगम्य कला यानी कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और जिसमें प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि कोशिका में अपना जनन खुद करने का शक्ति होता है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं। आगे देखिएगा, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्री में। तो जो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है, यानी कि जो प्रक्रमित कोशिका मृत्यु होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, ये कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहा जाता है। अब देखिए एपोप्टोसिस क्या हुआ, तो आप कहिएगा प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में, यानी कि जब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है तो उस प्रक्रिया में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी सेल्यूलर और मोलिक्यूलर कंट्रोल जो भी होगा उसको हम एपोप्टोसिस बोलेंगे। यानी एपोप्टोसिस द्वारा प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कंडीशन में सेल्यूलर और मोलिक्यूलर कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें यह देखेंगे कि यह कब होता है। यह भ्रूणीय विकास और अंगों के प्रति विकास के समय होता है, दोनों में ही विकास लगा है, ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं, देखिएगा आप, वायरॉइड्स अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो सिर्फ पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये एकल तंतु यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जंतु के बने होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा होता है। प्रायंस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है। कौन? प्रायंस। ध्यान दीजिएगा, प्रायंस जो है वो लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं नहीं है, यह संक्रामक प्रोटीन कण है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति होती है। अब मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएं। देखिए यहाँ डायग्राम में एक एनिमल सेल को दिखाया गया है। इस एनिमल सेल में आप देखिएगा कि किसी भी जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन या फिर
हिंदी में आप कहिएगा कि कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। कोशिका झिल्ली जो कोशिका को चारों तरफ से घेर कर रखती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, जिसको आत्मघाती थैली हम बोलते हैं, सुसाइड बैग, वो होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये लाइसोसोम है। और जब भी ये फटता है, यानी कि इसका बाहरी जो कला है यानी कि झिल्ली है वो फट जाता है, तो इसके अंदर के एंजाइम बाहर आते हैं, जो कोशिका के बाकी जो कोशिकांग है या कोशिका के बाकी जो अंग हैं उनको ये अपघटित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस यहाँ जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये न्यूक्लियस हुआ। फिर आप देखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यहाँ पर दिखाया गया है। गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो मैंने पढ़ाया आपको, कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी। और क्रियात्मक इकाई जो होती है इसकी गोल्जी बॉडी की, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितने भी कोशिका के अलग अलग अंग आप देख रहे हैं, ये एक लिक्विड में, एक फ्लूइड में रहते हैं, एक तरल पदार्थ में रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो जिस तरल में ये सारे रहते हैं उसी को साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। फिर आप इधर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, जो श्वसन का स्थान है। और श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद अंतिम श्वसन का चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके बाद एटीपी अधिक मात्रा में रिलीज होती है ऊर्जा के फॉर्म में। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। अब ये जो आप लाल वाले देख रहे हैं, ये एरिया लाल वाला मैं इससे दिखाता हूँ। ये जो लाल वाला एरिया है दोनों, जो ऐसे इस तरीके से बना हुआ है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली दो प्रकार का होता है, यानी कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं अंतःद्रव्य जलिका। यह दो प्रकार का होता है, एक तो स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर। यानी कि रफ का मतलब खुरदरी अंतःद्रव्य जलिका, और एसईआर का मतलब हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब हो गया प्लेन या फिर जो रफ नहीं हो, ऐसे समझिए। तो आप देखिएगा दोनों में अंतर क्या है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एसईआर, इसके कार्य में और आरईआर के कार्य में कुछ भिन्नता है। इसमें ये जो आप येलो येलो डॉट देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे ये येलो डॉट है, यहाँ पर येलो डॉट है, ये सब येलो डॉट है, ये सारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। और ये राइबोसोम कुछ जो ईआर होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जलिका, इस पर ये चिपके हुए रहते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो इसमें चिपके रहते हैं। और जहां भी जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये चिपके हुए रहते हैं उसको हम आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो जिस पर राइबोसोम नहीं चिपके रहते हैं, जो प्लेन रहता है, बिल्कुल सतह जिसका प्लेन रहता है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि राइबोसोम जो होता है, इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। न्यूक्लियस, इसको कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, ये जो लंबी लंबी दिखाई गई हैं आपको डंडा जैसा, ये सेंट्रियोल है। फिर हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो सबसे प्रमुख अंतर की बात करोगे तो देखो, ये सारी समानताएं हैं इसमें। यानी आप देखिएगा, गोल्जी उपकरण सेम होता है, मेम्ब्रेन सेम होता है। सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बाहरी परत जो है आप देखिएगा, बाहरी परत सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति। जबकि इसमें कोई भी कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सीधे जो बाहरी सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसमें देखते हैं ये येलो वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पहले ही येलो आ गया है, यानी ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं है। बाहर से एक और कड़ा पदार्थ नहीं है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति जनरली पादप कोशिकाओं में ही होता है, एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता है। अब देखिएगा बाकी चीजें, साइटोप्लाज्म दोनों में ही है, यानी कि कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित है, राइबोसोम दोनों में उपस्थित है, यहाँ भी राइबोसोम है, यहाँ भी राइबोसोम है। न्यूक्लियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में न्यूक्लियस है। फिर रफ ईआर और स्मूथ ईआर ये भी दोनों में मौजूद हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे वह खुरदरी हो या फिर
चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका हो यानी SER हो, दोनों में ही ये मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है और साइटोस्केलेटन भी दोनों में उपलब्ध है। अब दोनों में जो अंतर है, जैसे यहाँ पर देखिएगा वैक्यूल्स है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ सेंट्रोसोम है, किसमें? जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम सोम है, लेकिन पादप कोशिका में यह नहीं है। पादप कोशिका में सेल वॉल है, लेकिन जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं है, यानी कि सेल वॉल का मतलब हुआ आपका कोशिका भित्ति। फिर क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, यह केवल और केवल पौधों वाली कोशिका में, प्लांट सेल में है, लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। फिर यहाँ पर देखिएगा लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं, लाइसोसोम भी यहाँ पर एनिमल सेल में है, यहाँ नहीं है। तो ये सारे प्रमुख अंतर हैं दोनों में। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और अभी तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक आपने द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाएं। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? आप देखेंगे यह 70वीं बीपीएससी प्री 2024 का सवाल है, और ये आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की जो खोज किया था ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन और स्वान। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप यहाँ पर डिटेल में इतनी चीजें देख पाएंगे। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, और जो एकल कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर, और जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं उनको हम बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोशिका जीवधारियों की यानी कि प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है, यूनिट होती है, जो अवकलीय पारगम्य कला डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और इसमें प्रायः स्वतः जनन का सामर्थ्य होता है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वो सारी क्रियाएं होती हैं। अगला सवाल 2001 आईएएस प्री का, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो हमने देखा था कि डीएनए 3 जगहों पर होता है, एक तो नाभिक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। 3 ऐसे कोशिकांग हैं जहां पर नाभिक पाया जाता है। आप ये चीज डायग्राम में भी एक बार मैं दिखाता हूं। ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप समझिए हरित लवक यहाँ पर है, ये है क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। फिर आप देखिएगा यहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तीसरा है ये न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इसमें भी डीएनए पाया जाता है। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, इसलिए एनिमल सेल में आपको केवल 2 जगह है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ ही साथ इस नाभिक में 2 जगह आपको डीएनए देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए जनरली 3 जगह हो गया, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में जिसको हरित लवक बोलते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा नाभिक में। और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि इसके अलावा, नाभिक के अलावा कहाँ डीएनए होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिएगा दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिसर ने 1869 में, तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 2002 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायंश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। फिर आप देखिएगा, माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु समवायरॉइड्स एकल तंतु आरएनए के अणु से बने होते हैं। फिर रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए, रिकेट्स में कोशिका भित्ति तो होती है, तो ये गलत हो गया। और ये हमने नोट्स में देखा था कि विषाणु जो वायरॉइड्स होते हैं, विषाणु सम, ये एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये हमने नोट्स में भी देखा था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। वायरॉइड्स जो होते हैं ये अविकल्पी परजीवी यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो कि सिर्फ पोषी यानी होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं, यानी कि जो पोषण का कार्य करता है। जो पोषित होता है वो नहीं, जो पोषण का कार्य करता है, जो होस्ट होता है, उसी के अंदर ये वृद्धि और प्रजनन करते हैं। ये एकल तंतु
से बने एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन आवरण द्वारा नहीं घिरा रहता है और प्रायंश लघुत्तम सहजीवी कोशिकाएं नहीं बल्कि संक्रामक प्रोटीन कण है, जबकि ऑप्शन में था कि प्रायंश जो है वो लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि ये लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं नहीं होती हैं बल्कि यह संक्रामक प्रोटीन कण है। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार केवल और केवल तीसरा कथन सही है। अगला सवाल यूपीएससी 2020 का निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। मैंने अंतर आपको ऐसे डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की थी, आप देखिएगा। ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल है, पहला, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये नहीं होती हैं। बिल्कुल सही है, आपने देखा कि कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। दूसरा देखिएगा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती हैं। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी यानी कि वैक्यूल्स होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। तो ये बात भी सही है तीसरा, इसलिए यहाँ 1 और 3 सही हुआ, तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन सी सही है। और ये यूपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। अभी तक आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में ज़्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपैरेटिवली की अन्य स्टेट पीसीएस जो हैं। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। यहाँ कुछ पदार्थों के अंदर और बाहर, यहाँ नहीं, यह यानी प्लाज्मा झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर सारी कोशिकांग मौजूद रहते हैं। अब पादप कोशिका में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आपके पास यहाँ वॉल जैसा होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को भी चारों तरफ से घेर कर रखता है। लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, सीधे सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन तो दोनों जगह उपस्थित हुआ। अब इसका काम है कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजना और कुछ को बाहर भेजना, जिसके कारण इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, प्रोटीन इत्यादि की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में मुख्यतः सेल्यूलोज से बना हुआ कोशिका भित्ति होता है, जो पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता को सुनिश्चित करता है। आगे देखिएगा, यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कौन? कोशिका भित्ति। तथा जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद यानी बड़ी रिक्तिका होती है या रसधानी, जिसको आप कहते हैं वैक्यूल, जबकि जंतु कोशिका में यह काफी छोटी-छोटी रसदानियां होती हैं। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में उपस्थित रसदानी टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी रहती है। ये मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं वैक्यूल यहाँ है, और इसका देख सकते हैं आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये बहुत छोटा होता है, लेकिन पाया जाता है दोनों जगह। मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अभी ध्यान रखिए, ये दोनों में ही पाया जाता है। बस प्लांट सेल में इसका आकार बड़ा होता है, ये रिक्तिका बड़ी होती है, और एनिमल सेल में छोटी। तो जो वैक्यूल्स है यानी कि रसधानी, इसका जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी झिल्ली है, उसको टोनोप्लास्ट से बना हुआ वह होता है, ये भी याद रखिए आप। अगला है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? कोशिका भित्ति द्वारा, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो ये बात हमने अभी देखा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति पाया जाता है, किसमें? पादप कोशिका में, जबकि यह कोशिका भित्ति सेलवल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह केवल हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक भी एक भिन्नता दिखाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं होता है। ठीक है। अगला है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, यही हो गया। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता, ये तो अभी हमने देखा। फिर है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ श्वसन की क्रिया होती है और एटीपी ऊर्जा उसमें रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल को छोड़कर बाकी सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें श्वसन की क्रिया होती है। प्रत्येक जीवित कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में, जबकि अंतिम क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होता है। और चूंकि ऊर्जा का उत्पन्न माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या फिर पावर हाउस कहा जाता है। अगला सवाल है,
कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आपने देखिए यहाँ है कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है, यानी कोशिका को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न प्रोडक्शन होता है, जिससे इसको शक्ति प्राप्त होती है। अगला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है, ये आपको याद होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेर के रखती है। रॉबर्टसन ने 1959 में अपना एक अवधारणा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा और मध्य की जो परत होती है उसका निर्माण लिपिड से होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन जो कि 1972 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा है, ये सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार भी कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती हैं, जिसके बीच में कुछ प्रोटीन भी होता है। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि लिपिड और प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके पास है फिर से आईएएस प्री का। आप देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांग में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की, अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम की, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया की, और लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहाँ पर तो ऑप्शन ही आसान है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। कारण क्या है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पर यही हो गया कि राइबोसोम ऑप्शन में होना चाहिए, तभी हम उसको सही चूज करेंगे, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन था। हालांकि अगर आपने नोट्स देखा होगा तो आपको याद जरूर होगा कि अंतःद्रव्य जलिका और एंडोप्लाज्मिक अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम दोनों ही जगह या दोनों ही ऑर्गेनल्स जो हैं ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चूंकि प्रोटीन जो होता है जो राइबोसोम होता है, यह आर यानी रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर चिपका हुआ रहता है, इसलिए उसका भी कहीं ना कहीं रोल इसमें आ जाता है प्रोटीन के संश्लेषण में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्य जलिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं यानी चिपके रहते हैं। मैंने वहां भी बताया था कि राइबोसोम ऊपर चिपका रहता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण के स्थल होते हैं, यानी वर्क बेंचेज जहां इनका निर्माण होता है प्रोटीन का, और इसी कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। दूसरा है किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। फिर तीसरा है क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। और लास्ट है डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। और ये यूपीपीसीएस 2024 के प्री में पूछा गया है। अब आप यहाँ एक चीज तो समझ लीजिए दोस्तों, इसमें सही नहीं पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, ये सही है। क्रोमोसोम आपको पता है कि सूचनाएं एकत्रित रखता है, और जो ये पिता से यानी पैतृक से संतानों में क्या करता है, सूचनाओं को या फिर आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करता है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो जीन होती है, ये भी सही है। यहाँ गलत जो है वो ऑप्शन बी है, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, ये गलत है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो कोशिका विभाजन में हिस्सा लेता है। तो ऑप्शन बी अपना सही हुआ। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देख पाएंगे दोस्तों, केंद्रक एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं कोशिका से संबंधित, वो केंद्रक के द्वारा लिया जाता है। केंद्रक के दो मुख्य कार्य हैं, एक तो कोशिका की आनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए को संग्रहित रखता, और यह कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है, जिसके कारण इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, जिसमें वृद्धि, मध्यवर्ती, चयापचय, चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण और प्रजनन यानी कोशिका विभाजन शामिल है। अब चूंकि यहाँ प्रजनन भी शामिल है, कोशिका विभाजन, इसलिए ये सही स्टेटमेंट है, और वहां जो लिखा गया था वो गलत है। नाभिक में कोशिका के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवांशिक जानकारी जो होती है वो संग्रहित होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी गलत है। 13वां क्वेश्चन है आपके पास, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, बताइए। ये 2-3 बार मैंने पढ़ के आपको समझाया था कि जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है
इसमें कोशिकीय और आणविक नियंत्रण जो होता है, सेल्यूलर और मोलिक्यूलर जो कंट्रोल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था दोस्तों। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसमें कोशिकीय और आणविक नियंत्रण जो है उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास एवं मरम्मत के समय होता है। एपोप्टोसिस पुरानी अनावश्यक एवं अस्वस्थ कोशिकाओं को समाप्त कर शरीर के विकास एवं अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों इस वीडियो का और इस टॉपिक का। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? यानी कौन सा पद है जिसके द्वारा अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन होता है या फिर जो उत्पन्न होता है? ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, जल अपघटन या फिर अंतिम श्वसन श्रृंखला। आपने दोस्तों नोट्स में देखा था, अगर आपको याद हो तो, जो एटीपी अणुओं को अधिकतम उत्पादन करने वाला पद है उसको हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं और ये वैज्ञानिक क्रेब्स के नाम पर ही रखा गया है। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है उसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इस चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने 1937 में की थी और हेंस क्रेब्स के नाम पर ही इसका नाम क्रेब्स चक्र रख दिया गया। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। सेल से संबंधित इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया और ऐसे और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर करके जाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर